और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय का आर्थिक आधार। टॉपिक है शिक्षा शिक्षण विद्यालय का आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय का आर्थिक आधार। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, कैसा भी समाज हो, सभी समाज की आर्थिक दशाएं शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के स्वरूप तथा उसके उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी समाज हो, जैसी उसकी आर्थिक दशा होगी वैसी अपनी आर्थिक दशा के अनुसार शिक्षा शिक्षण विद्यालय के आर्थिक आधार में अपनी भूमिका को वह निभाएगा या भूमिका को वह बताएगा। देखिए, यहां समाज कहने का मतलब देश है कि मतलब समाज की आर्थिक जैसी दशा होगी, मतलब देश की क्या आर्थिक दशा, उसके अनुसार ये शिक्षा शिक्षण विद्यालय का आर्थिक आधार निर्धारण। तो प्रत्येक देश की जो उत्पादन की मात्रा होती है या फिर जो भी उसका वितरण का प्रणाली पद्धति है तथा वहां की आर्थिक व्यवस्था, वहां की शिक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। उत्पादन की मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा पर कितनी धनराशि जो है वह खर्च की जाए। वितरण की पद्धति आर्थिक व्यवस्था का सुसंगठन ही नहीं करती बल्कि सामाजिक एकता का भी स्थापना करती है। तो इसका कहने का मतलब यहां है कि अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है तो निश्चित तौर पर वह शिक्षा पर अधिक खर्च करेगा। उसकी वितरण की पद्धति मतलब शिक्षा कैसे किसको किस प्रकार से देनी है, कैसी शिक्षा देनी है। अगर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है तो इसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, लोगों की मनोनुकूल होगी शिक्षा पद्धति, और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर किसी देश की आर्थिक दशा खराब है तो उस देश में शिक्षा पे कम खर्च किया जाएगा और शिक्षा कहाँ कितनी लेनी है इसका निर्धारण भी वहां के सरकारों के द्वारा तय कर दिया जाएगा। आर्थिक व्यवस्था के लिए शिक्षा जो है वो सुविधा प्रदान करती है कि जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी वह शिक्षा के द्वारा वैसी उसे सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए अवसर भी प्रदान करती है। मतलब आर्थिक दशा अच्छी है तो हम बहुत प्रकार के कोर्सों का होगा, छात्र अपने सुविधा अनुसार कोर्सों का चयन कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक दशा अगर खराब होगी तो कोर्सों की संख्या कम होगी, छात्रों के पास विकल्प की संख्या कम हो जाएगी। शिक्षा के स्वरूप तथा उसके समान मांगों की पूर्ति शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में आर्थिक दशाएं आधार के रूप में कार्य करती है। आर्थिक आधार के फलस्वरूप आज विशेषीकरण पर बल दिया जाता है। विशेषीकरण का मतलब है किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता, मतलब किसी को अगर टेक्निकल क्षेत्र में जाना है, टेक्नोलॉजी पसंद है तो उसे टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। किसी को कंप्यूटर शिक्षा पसंद है तो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। कोई शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस प्रकार से चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। तो ये विशेषीकरण का बल विशेषीकरण हुआ कि उस विशेषीकरण पर बल दिया जाता है कि छात्रों की जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र की ही उसे विशेष शिक्षा देकर के उसे विशेषज्ञ बना दिया जाए, जो शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के आर्थिक आधार का स्वरूप बनता है, उसका स्वरूप तय करता है।
तो कैसी किसी देश की आर्थिक दशा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा पर प्रभाव डालती है, शिक्षण पद्धति पर प्रभाव डालती है तथा वहाँ के विद्यालय पर प्रभाव डालती है, साथ ही साथ पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालती है कि कैसा वहाँ का पाठ्यक्रम होगा। यह उस देश के समाज की आर्थिक दशा पर निर्भर करती है। आइए हम अब एक एक करके जानते हैं, एक एक पॉइंट वाइज, कि अगर किसी देश की आर्थिक दशा अच्छी है, खराब है, किस प्रकार की है, तो वहाँ शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसमें सबसे पहले आते हैं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय का आधार, आर्थिक आधार कैसा है। तो इसको अर्थव्यवस्था ऐसे हम लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार शिक्षा का आधार। अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार शिक्षा तो सबसे पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने बहुत विकास किया है, लेकिन अभी भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि अभी भी भारत की लगभग 70% आबादी जो है वह कृषि पर ही आधारित है। भले ही जीडीपी में अन्य क्षेत्रों का योगदान अधिक हो, लेकिन अभी भी भारत के लोगों की निर्भरता वह कृषि पर अधिक है। तो देखिए, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। अब जो कैसे अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण किया जाएगा, कोई कृषक है तो वह अपने बालकों को शुरू से खेत ले जाएगा, कैसे खेती करता है, कैसे बीज का रोपण किया जाएगा, क्या पानी डाला जाएगा, क्या खेतों से फसलों की कटाई होगी, वह देख करके अपने बड़े से पूर्वजों से वह सीखता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये कृषि की शिक्षा जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। हालांकि बहुत सारे कृषि महाविद्यालय भी खुल चुके हैं, कृषि की शिक्षा महाविद्यालयों में दी जाती है, लेकिन अभी भी अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं वो अनौपचारिक शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। अपने परिवार के बड़े लोग से हो, अपने समाज के बड़े लोग से हो, उनको देख करके ही कृषि का कार्य वह सीखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रूप से शिक्षा औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है कि उसके लिए कोई विद्यालय नहीं है। अपने जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कृषि कर रहे हैं, उसको देखते हुए वह कृषि कार्य सीखते हैं। व्यक्ति अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण कैसे करता है यह बताए कि देख देख करके सीखता है, लेकिन वह औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। औपचारिक शिक्षा मतलब कृषि का जाकर के कोई स्कूल में, महाविद्यालय में शिक्षा अधिकांशतः कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और बदलते परिवेश में कृषि अर्थव्यवस्था में
बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। कृषि में वैज्ञानिक और तकनीक का प्रयोग जो है वह व्यक्तियों की शिक्षा की आवश्यकता महसूस कराने लगी है। अभी कृषि में बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक प्रयोग होते हैं, कैसे उन्नत बीज का प्रयोग होगा, कैसे खाद का प्रयोग करेंगे, कैसे उपज ज्यादा होगी, तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध होते रहते हैं, वैज्ञानिक खोज होते रहते हैं। उनके अनुसार रिसर्च करके तो कृषकों तक वो बात पहुंचाई जाती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जो है शिक्षा की बहुत ही बड़ी आवश्यकता महसूस होने लगती है। तथा कृषि पर जो भी आधारित उद्योग है उसके विकास के कारण कृषि उत्पादों को अब बाजार भी मिलने लगा कि कच्चे माल की भरपूरता है, वहां से उत्पादन हो रहा है, उसमें शिक्षा का समावेश हो रहा है, जिसके कारण उसको बाजार भी उपलब्ध होने लगा है, जिससे अब कृषि विज्ञान के साथ साथ सामान्य स्तर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होने लगी है कि जो भी कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें लगता है कि अब उसे औपचारिक रूप से कृषि की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अगर हम औपचारिक रूप से कृषि की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और तथा कृषि में बहुत सारे अब नए नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, हल बैल से खेती करते थे, मौसम पर आधारित रहते थे कि जब वर्षा होती थी तो फसल अस्सी हो जाती थी, लेकिन अगर वर्षा जिस समय नहीं हुई तो फसलें बर्बाद होने का भी डर बना हुआ रहता था। लेकिन अब क्या है, सिंचाई की सुविधा अच्छी तरह से मिलने लगी है, कृषि में नए नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा है और इससे कृषि के क्षेत्र में जो है श्रम उसमें अत्यधिक कमी आई है। अब मान लीजिए पहले हल बैल से जिस खेत को जुताई करने में पूरा दिन लग जाता था, अब उसे नए यंत्रों के द्वारा चंद घंटों में ही पूरा कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वहां पर श्रम की जो है कमी हो गई है तथा जितने भी उन्नत बीज और खादों का प्रयोग से कृषि में उत्पादन भी बढ़ने लगा है और इससे व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ है। फलस्वरूप अब शिक्षा की ओर ध्यान देने तथा व्यय करने में कृषक वर्ग के लोग भी सक्षम हुए हैं कि वो कृषक वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने से वह भी अब चाहने लगे हैं कि हमारे भी बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। अगर कृषि के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं तो कृषि के अच्छे से एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करें, या फिर वो किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वह उसकी शिक्षा वह ग्रहण करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है या पहले से थी, वहां पर पहले औपचारिक शिक्षा थी, लेकिन धीरे धीरे उस अर्थव्यवस्था में अब औपचारिक शिक्षा का समावेश होने लगा है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और कृषक भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। तो ये था हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा जो है वह है वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था की, मतलब जहाँ की वाणिज्य प्रधान मतलब व्यापार से संबंधित अर्थव्यवस्था होगी वहाँ शिक्षा शिक्षण विद्यालय का आधार कैसा है। दूसरा हो जाएगा इसमें आपको प्रधान मतलब जो भी देश की व्यवस्था जो है वह व्यापार पर टिकी। अब देखिए वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था में जो है वहां शिक्षा अनिवार्य होती है।
शिक्षा शिक्षा अनिवार्य होता है। क्यों शिक्षा अनिवार्य होता है? देखिए, किसी भी व्यापार के सफल संचालन के लिए भाषा ज्ञान, सामाजिक विषयों का ज्ञान, गणितीय ज्ञान आवश्यक है। अब किसी भाषा ज्ञान से मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, तो जिस देश से वह व्यापार करता है उसकी भाषा को अगर वह जानेगा तो उसका व्यापार अधिक बढ़ेगा। यहाँ एक देश में भी बहुत सारे भाषाएं होती है, वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करेगा तो वहाँ भाषाएं बदल जाती है, तो उसे भाषा ज्ञान का अनिवार्य होना आवश्यक है। मतलब उसे बहुभाषी होना आवश्यक है कि वह व्यापार के लिए बहुत सारी भाषाओं की जानकारी रखे। तो किसी भी व्यापार के सफल संचालन के लिए भाषा, दूसरा जो अनिवार्य होता है वह है गणितीय, गणित का, दूसरा है गणित का ज्ञान, तीसरा है सामाजिक विषयों का ज्ञान, सामाजिक विषयों का ज्ञान। अब देखिए, तीनों क्यों आवश्यक है? भाषा ज्ञान के बारे में बता दिए कि जिस क्षेत्र में जाते हैं अगर वहां का भाषा जानते हैं तो व्यापार का संचालन अच्छी तरह से होता है। कोई व्यापार गणित के बिना नहीं चल सकता है, ये सभी लोग जानते हैं कि व्यापार में गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। और सामाजिक नियमों का इसलिए ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक समाज के अलग अलग कुछ नियम होते हैं, मान्यताएं, परंपराएं होती है। तो व्यापार में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हम जहाँ व्यापार करने जाते हैं वहाँ का सामाजिक परिवेश कैसा है, वहाँ कैसे वस्तुओं का हमें व्यापार करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मौलिक व्यवस्था के लिए भाषा ज्ञान, गणितीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ व्यापार के लिए कर दिए यानी टैक्स रूल्स की भी जानकारी होना आवश्यक है कि हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें कैसे टैक्स भरने हैं। तो व्यापार के लिए मतलब टैक्स रूल्स व्यापार के लिए आवश्यक है कि कोई भी व्यापार बिना टैक्स का नहीं हो सकता है और उसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तथा इसके साथ साथ व्यापार संबंधी कुछ कानून भी बने हुए होते हैं, उसकी भी जानकारी चाहिए। उसके साथ ही क्या व्यापार के नियम कानून है वो भी जानना आवश्यक हो जाता है। और ये सारी शिक्षाएं जो है अनौपचारिक रूप से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये औपचारिक रूप से ये सभी शिक्षा जो है वह विद्यालय के माध्यम से ही ग्रहण की जा सकती है। वाणिज्य प्रधान वर्ग अर्थव्यवस्था शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय का के आधार का पाठ्यक्रम जो है वह तकनीक से युक्त पेशेवर को तैयार करना होता है। मतलब हर क्षेत्र में वह व्यापार के क्षेत्र में दक्ष हो, तो वैसे वहाँ का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और वाणिज्य अर्थव्यवस्था में शिक्षा का माध्यम जो है वह बहुभाषी होता है।
कि वहाँ बहुत सारे भाषाओं की शिक्षा दी जाती है ताकि उसे व्यापार करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सके और वह जहां भी जाए वहां की व्यक्तियों से कुशलतापूर्वक संवाद कर सके। जब तक संवाद कुशलतापूर्वक नहीं करेगा, व्यापार जो है अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। तो ये था वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था, जहाँ की और अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सिर्फ औपचारिक शिक्षा वह दी जा सकती है और वह औपचारिक शिक्षा जो है वह विद्यालयों के माध्यम से ही दी जा सकती है। तो ये था हमारा वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था में शिक्षा शिक्षण विद्यालय का आधार। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जो एक मिनट, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में शिक्षा शिक्षण विद्यालय। इसको अगले क्लास में जानेंगे। उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में शिक्षा शिक्षण विद्यालय का आधार क्या होता है।